केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। लोकसभा के हाल फिलहाल के सत्र में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भाषण स्थगित करने का कारण यही था कि उन्हें सूचना मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद प्रधानमंत्री के पास आकर कोई अप्रत्याशित या अनुचित घटना कर सकते थे, जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने हामी भरी और उनका भाषण नहीं हुआ। इस दावे पर कांग्रेस ने सख्त रूप से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं थी और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहस से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जो 2004 के बाद पहली बार हुआ है। पारंपरिक तौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री सदन को जवाब देते हैं, लेकिन इस बार लगातार विरोध और हंगामे के कारण प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में नहीं हो सका और स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी विरोध के बीच ही प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूर करवा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर करीब 97 मिनट तक का विस्तृत उत्तर दिया, जिसमें विपक्ष पर काफी तीखी टिप्पणियां भी शामिल रहीं। ये भी बताया गया है कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के बिना पारित होने का रिकॉर्ड 2004 के बाद पहली बार दोहराया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाषण देने से रोका गया था। गुरुवार को मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कू इलाके में एक अवैध कोयला खदान में जोरदार धमाका हो गया, जिससे कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई है और कई अन्य अभी भी खदान के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्थानीय पुलिस की टीमें बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन खदान की स्थिति और अनियंत्रित सुरंगों के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक घायल मजदूर को अस्पताल में इलाज के लिए शांतिग्राम भेजा गया है और घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार ये खदान अनधिकृत थी और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में आसाराम बापू के आश्रम की 45,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है, जिससे अब राज्य सरकार के लिए उस जमीन को अधिग्रहित करने और बुलडोजर से हटाने का रास्ता साफ हो गया। अदालत ने माना कि ये भूमि पहले धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी, लेकिन उस पर अनधिकृत निर्माण और विस्तार किए गए हैं, जिन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। सरकार इस जमीन का इस्तेमाल 2030 राष्ट्रमंडल खेल और अन्य खेल सुविधाओं के विकास के लिए करना चाहती है और अब अधिकारियों को आश्रम से जमीन खाली कराने और आवश्यक कार्य आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआर पन्नीर सेल्वम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सिर्फ हिंदी जानते हैं और इसलिए उन्हें तमिलनाडु में केवल कम वेतन वाले काम जैसे टेबल साफ करना, निर्माण मजदूर या पानीपुरी बेचना ही मिल पाता है। उन्होंने इसकी तुलना तमिलनाडु की द्विभाषा नीति से की, जिसमें तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, और इसका दावा किया कि इससे राज्य के युवा विदेशों में करोड़ों रुपए कमाने के अवसर पा रहे हैं। उनके इस बयान पर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इसे अपमानजनक और विभाजनकारी बताया है, जबकि डीएमके के कुछ नेताओं ने ये कहते हुए बचाव किया कि उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ नकारात्मक बात नहीं की और हर कानूनी काम में सम्मान है। ये बयान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाषा और रोजगार विषय की बहस को और तेज कर रहा है। मणिपुर में नई राजनीतिक उथल-पुथल राज्य की नई सरकार के गठन के साथ शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के खिलाफ कुकी-जो समुदाय के कई संगठनों ने तीव्र विरोध जताया है। इन समूहों का कहना है कि उनके समूहों ने पहले ही तय कर लिया था कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन किपगेन ने इसके बावजूद पद स्वीकार कर लिया, जिससे वे इसे समुदाय की सामूहिक इच्छा शक्ति के खिलाफ वफादारी की हराज कहा गया है। विरोध स्वरूप कुकी-जो संगठनों ने आज सुबह से शाम तक बंद बुलाया है और प्रदर्शन, सड़क पर टायर जलाने जैसे प्रदर्शन भी हुए हैं, क्योंकि वे इसे सरकार गठन के फैसले को दबाव में लिया गया कदम और समुदाय के लिए धोखा मान रहे हैं। इसी बीच मणिपुर विधानसभा का नया सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें नए मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह की सरकार अपनी पहली कार्यवाही करेगी।
पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर 5 छात्राओं की हत्या का आरोप है। आरोप है कि भोपाल का रहने वाला ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवादों और महिलाओं के प्रति नफरत के कारण शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रही छात्राओं पर हमला करता रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 छुरी, कटर जैसे धारदार औजार बरामद किए हैं और इस वारदात को गंभीर पाकर पहले ही आरोपी के पिछले ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। सागर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर करीब 20,000 रुपये का इनाम भी रखा था और अब वो अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा ताकि आगे की कानूनी कार्यवाही हो सके। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अन्य मामलों में भी अपराध किए हैं या नहीं। हरिद्वार में महाराष्ट्र के दिवंगत नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां गंगा नदी में विधि विधान से विसर्जित की गईं। कार्यक्रम हरिद्वार के वीआईपी घाट पर संपन्न हुआ, जहां एनसीपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रों के साथ उनकी अस्थि को गंगा में प्रवाहित किया और उनकी आत्मा की शांति की प्रेयर्स की। इस दौरान पवार के परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे और अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पवार का निधन 28 जनवरी को महाराष्ट्र में एक प्लेन दुर्घटना में हुआ था, जिसमें वे मार्च तंत्र के दौरान बारामती जा रहे थे और 5 लोगों की मौत हुई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। अमेरिका की प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 4 फरवरी 2026 को अपने कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की है, जिसमें लगभग 300 से अधिक स्टाफ को नौकरी से हटाया गया है। इस छंटनी के तहत स्पोर्ट्स सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कई विदेशी ब्यूरो बंद किए गए हैं और कुछ रिपोर्टिंग सेक्शनों को भी हटाया गया है, जिससे अखबार की अंतर्राष्ट्रीय और विशेष रिपोर्टिंग क्षमता काफी प्रभावित हुई है। इस सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर का नाम भी शामिल है, जो सीनियर इंटरनेशनल अफेयर्स कॉलमिस्ट के रूप में वॉशिंगटन पोस्ट में काम कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नौकरी जाने की पुष्टि करते हुए लिखा कि वे और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ को हटाया गया है और ये उनके लिए एक बुरा दिन रहा है। खबर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ी है, जिन्होंने चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यादव को ये निर्देश दिया था कि उन्हें 4 फरवरी 2026 को जेल में सरेंडर करना होगा, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों से जारी चेक बाउंस से जुड़े भुगतान समझौते पूरे नहीं किए थे और कोर्ट द्वारा दी गई मोहलत में पैसे जमा नहीं करा सके। यादव की याचिका में और समय देने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अदालत के आदेश का पालन करते हुए तिहाड़ जेल के सामने सरेंडर कर दिया। आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित स्टार मनोज बाजपेयी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है, क्योंकि इसके टाइटल में इस्तेमाल किए गए पंडित जैसे शब्द को लेकर आपत्तियां उठती हुई दिख रही हैं। मुंबई के एक वकील ने नेटफ्लिक्स और फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि फिल्म का शीर्षक घूसखोर, भ्रष्ट जैसे शब्द के साथ पंडित जैसे एक सम्मानित सामाजिक धार्मिक पहचान को प्रताड़ित करने की कोशिश की है और इससे समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। नोटिस में मांग की गई है कि फिल्म का नाम तुरंत बदला जाए, क्योंकि ये अपमानजनक, असंवैधानिक और सामाजिक रूप से भड़काऊ है। इसके अलावा सोशल मीडिया और कुछ समुदायों की तरफ से बॉयकॉट और बैन की मांगें भी उठ रही हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। मेकर्स या नेटफ्लिक्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर बीसीसीआई में लगाए गए लगभग 9 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने का बड़ा फैसला सुनाया है। ये प्रतिबंध 2017 में तब लगाया गया था जब अदालत ने ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष और उसके मामलों से दूर रहने को कहा था, क्योंकि उन्होंने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया था और इसके चलते उन्हें पद से हटाया गया था। कोर्ट ने अब अपने 2017 के आदेश के पैराग्राफ 25.2 को संशोधित करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध जीवन पर्यंत नहीं था और अनुराग ठाकुर पहले ही बिना शर्त माफी भी मांग चुके हैं, इसलिए अब वो बीसीसीआई के मामलों, बैठकों और कार्यों में शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद ठाकुर को भारतीय क्रिकेट प्रशासन में वापस सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना बढ़ गई है। क्रोएशिया की जाग्रेब ओपन रेसलिंग प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 41 प्रतिनिधियों वाली भारतीय टीम ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता के पहले रोज के मैचों में सुजीत कालकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जबकि अमन सहरावत ने 61 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। इन दोनों पदकों से भारत की कुश्ती टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से अपनी पहचान बनाई है और आगामी फाइनल मुकाबलों के लिए उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। T20
वर्ल्ड कप 2026 के वार्म अप मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने नवी मुंबई में खेले गए वार्म अप मुकाबले में 240/6 का विशाल स्कोर बनाया और दक्षिण अफ्रीका को 210/7 पर रोकते हुए 30 रन से जीत हासिल की, जिसमें ईशान किशन की तेज 53 रन की पारी और तिलक वर्मा का प्रभावशाली योगदान शामिल था। इस जीत ने टीम इंडिया को टूर्नामेंट से पहले आत्मविश्वास दिया। इसी दिन नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 6 रन से मात दी, वहीं अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 23 रन से हराया। इन परिणामों ने सभी टीमों को टूर्नामेंट के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास मुहैया कराया, जिससे वे अपनी रणनीतियों और खिलाड़ियों की तैयारियों को अंतिम रूप दे सकें। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम में ठंड और कोहरे का प्रभाव प्रमुख रहेगा। उत्तर भारत के दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता कम हो सकती है तथा यात्रा प्रभावित होगी। जबकि अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 से 10 डिग्री के आसपास रहेगा। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश के साथ बर्फबारी संभव है। वहीं दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र जैसे मुंबई में गर्मी बढ़ेगी, जहां तापमान 34 से 23 डिग्री तक पहुंचेगा और तेलंगाना, गुजरात और केरल में शुष्क या हल्की वर्षा की स्थिति बनी रहेगी।